नमस्कार साथियों। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें हम ये देखेंगे, इसका पहले का कुछ हिस्सा हमने 11th में भी देखा है। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि इसका यूज़ क्या है और मतलब ये क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, वो सारी बातें। तो 11th में क्योंकि इंट्रोड्यूस हुआ है तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा है, वहाँ आपको और समझ में आया होगा। हालांकि आपको पता है इसका इंटीग्रल में बहुत यूज़ होता है, कैलकुलस में बहुत यूज़ है कंटिन्यूटी का, और डिफरेंशिएबिलिटी का काफ़ी, फिजिक्स में काफ़ी यूज़ होता है, एप्लीकेशंस ऑफ नेचुरल साइंसेज जो भी अप्लाइड साइंसेज की हैं उन सब में बहुत यूज़ होता है, और बाकी वो सब है ही उसमें। तो आज हम देखेंगे कंटिन्यूटी, कुछ शायद इसका पुराना हिस्सा भी है पीछे का। तो कंटिन्यूटी जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है हमारे पास आता है वो ग्राफ से रिलेटेड है। ठीक है, थोड़ा मैं आपको इंट्रोडक्शन इसका दे देता हूँ। हमारा है 5.1 विच इज इंट्रोडक्शन। तो ये तो मतलब इसमें हमको थोड़ा इंट्रोड्यूस अपने आप को करना है कि भाई ये चीज़ें कहाँ यूज़ होती हैं और कैसे यूज़ होती हैं। ठीक है, जब सब सीख जाएंगे तो लास्ट में एप्लीकेशन भी करेंगे, वो शायद इससे अगला चैप्टर है। तो इसमें इसकी ज़रूरत क्या है, क्या इसके बिना भी काम चल सकता है, या इसके ऑल्टरनेट मेथड्स हमारे पास क्या क्या हैं, ये सब क्वेश्चंस होने चाहिए जनरली कोई भी काम करने से पहले। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है कि जैसे ग्राफ होता है ना, ठीक है, ग्राफ किसका बनता है? अब ग्राफ बनता है एक फंक्शन का। इट मीन्स ये एफ एक्स, या सिंपली आप ये समझ लीजिए ग्राफ के लिए दो वेरिएबल तो चाहिए ही ना, एक्स और वाई। ठीक है, जब एक्स और वाई हमारे पास आ जाते हैं तो हम इस तरीके से ये ड्रॉन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, और इस तरीके से एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इन्हीं को जब सेट में डाल देते हैं इनके एलिमेंट्स को, तो ये इस तरीके से ऐसे मैपिंग जो होती है, ठीक है, उसको रिलेशन कहते हैं। उन्हीं रिलेशन में से कुछ फंक्शन होते हैं, उन फंक्शंस के ग्राफ बनाते हैं। तो ये सब इंटरकनेक्टेड जो है कॉन्सेप्ट्स हैं, खास तौर से कोऑर्डिनेट में जो पढ़ाए जाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो बात होती है, 10th तक आप फिजिकल इस तरीके की ज्योमेट्री पढ़ते हैं जो आपकी बिल्कुल रियल लाइफ में यूज होती है। उसके बाद ये इस तरीके की ज्योमेट्री शुरू हो जाती है। इसका कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा यूज़ है। तो ग्राफ को जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, 12th में आप नए तरह के सीखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी, उन ग्राफ्स की जिनकी 11th में नहीं है, जैसे जिसमें इन्वर्स एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर काम करना, इन्वर्स फंक्शन है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री तो 11th में ही है कुछ। उसके बाद हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं जो 12th में है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं जो 12th में है, और भी फंक्शंस हैं, लेकिन सिलेबस में कुछ इस तरीके के फंक्शंस हैं जिनकी आप डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी को उसको थोड़ा पढ़ेंगे। अब कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी क्या है और आपस में इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। तो कंटिन्यूटी की बात ये है कि जैसे सपोज आपने कोई भी एक ग्राफ बनाया पैराबोला का, ठीक है, ऐसा ये बन गया। तो हमसे अगर कोई ये पूछता है कि भाई ये ग्राफ कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये बताइए आप। ठीक है, तो आप बता देंगे कि ये कंटिन्यूअस है क्योंकि दिख रहा है इसका जो ये पूरा स्लोप है, ये क्या है, कंटिन्यूअस फॉर्म बना रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक कंटिन्यूअस ग्राफ हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई और ग्राफ है हमारे पास, सपोज ये आ गया, ठीक है, ये ऐसा है, ये भी कंटिन्यूअस है। कोई आता है अगर हमारे पास इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, या कोई टूटा हुआ कहीं आता है, ठीक है, टूटा इन द सेंस ऐसे ऐसे, तो इस पॉइंट पे ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया ये ग्राफ। तो ये अब आप इसी को जो एक तो हो गया ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड में क्या हो गया कि मैंने देख के ये बता दिया कि भाई ये कंटिन्यूअस है और ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, इस तरीके से सारी वैल्यूज को देख करके बताना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ग्राफ हम क्या करते हैं, हम पॉसिबल वैल्यूज पे अपना जो है ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज होती हैं उनको ध्यान में रख के हम ग्राफ बनाते हैं। लेकिन
उससे ज़्यादा अगर हमारे पास वैल्यूज आती हैं तो उन वैल्यूज को आप कैसे दिखाएंगे, मतलब उनके बारे में कैसे बताएंगे। सपोज आपने ग्राफ में ले ली 3-4 वैल्यू और उसको ध्यान में रख के जो भी वैल्यूज और ली हैं उस स्केल की, और वो सब तो ग्राफ में दिख रही हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी वैल्यू है जो ग्राफ में नहीं दिख रही और उस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ इस बात को समझिए। पहली बात तो ये है कि कंटिन्यूटी पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूटी क्यों पढ़ रहे हैं, इसके कई सारी एप्लीकेशंस हैं, कैलकुलस में भी है, फिजिक्स में भी है, और भी जगह पे है, रियल लाइफ में भी है, एग्जाम्पल भी आपको दिखेंगे। और क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा पीछे से जुड़ा हुआ है 11 से और 10 से भी थोड़ा, तो जैसे अगर हमको ये बोला जाए कि भाई आपका ग्राफ है और ये पॉइंट है हमारा सपोज 20 है और ये कोई 500 ऐसे करके है, और हमने कोई ग्राफ बनाया है जो इस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है। अब हमसे कोई ये पूछता है कि इसकी कंटिन्यूटी आप चेक कीजिए एट एक्स इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ये इतने जीरो है जितने सब पे, तो इस ग्राफ में ये पॉसिबिलिटी कम है कि हम इतना बड़ा ग्राफ बना पाए जो इस स्केल पे, जो इतनी जगह भी 20 में बने तो हमारे पास ये मेजर मिले और फिर हम इसको देखें कि उस पॉइंट पे कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो ये इसकी लिमिटेशन होगी। इसके लिए क्या करते हैं, न्यूमेरिकल मेथड यूज करते हैं, जनरल मेथड यूज करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल की कोई भी वैल्यू पे वो आप चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए जो न्यूमेरिकल मेथड यूज करते हैं, इसमें क्या करते हैं हम, ये अब अल्टरनेट है कि आपने एक ग्राफ देखा, अब कंटिन्यूटी को देखते हैं। कंटिन्यूटी जनरली इसलिए होती है, अगर आप बहुत मतलब बिल्कुल एप्लीकेशंस के वे में ही समझेंगे तो एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे आपने ये सोचा कि भाई जो लोग लंबे होते हैं वो पतले होते हैं, ठीक है, और ऐसा मैं मानता हूँ, मैं ऐसे घूमा और मेरे दिमाग में ये बात आई कि लंबे लोग पतले होते हैं और पतले लोग लंबे होते हैं, कुछ ऐसी दो बातें। तो मैंने चेक करा बाकी जगह पर जा करके, तो मुझे लगा कि हाँ ऐसी बातें सही हो रही, कुछ जगह गलत भी लगी, कुछ जगह सही लगी, और लोगों से बातचीत करी, बहुत कुछ करा। तो मैंने कहा यार ऐसे ठीक वो नहीं मिल रहा। पूरा बड़ा एक मैंने डेटा कलेक्ट करा कि इतने लोगों की एक्स वेट है और ये वाई एक्सिस पे हाइट ले ली मैंने, ठीक है, और ये इन फॉर्म ऑफ एच, और इस तरीके से ये फंक्शन हो गए। तो अब ये क्या है, ये एक्स और वाई लेकर के मैंने इनका ग्राफ बनाया। समझ में आई आपको सिंपली बात। आपने कोई भी डेटा लिया और उस डेटा का ग्राफ बनाया, तो जैसे आपने उसका ग्राफ बनाया तो सपोज कुछ ऐसा ये ग्राफ बना, तो इससे आप ये बताएंगे कि ये जो डेटा आपने लिया है ये बिहेवियर कैसा शो कर रहा है, जो बिहेवियर आप चेक करना चाहते थे। तो आप जो भी डेटा उसमें लेते हैं उसका बिहेवियर आगे तक पूरा, कि भाई अब ये देखो कि इसमें एक्स वाई पे कितना डिपेंडेंट है, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे वाई की भी वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम तक नेगेटिव में भी ऐसी बढ़ रही है, हो सकता है ये ऐसे बन जाता, वैसे घट रही है। तो आप ये देख करके बता देते हैं हाँ भाई जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है अगर आपने दली तो वैसे वैसे वेट भी बढ़ता है। लेकिन अगर ये ऐसी, अगर सपोज ऐसा ही बनता तो आप ये कह देंगे कि ये बात पक्की है कि आप कितनी भी हाइट बढ़ा लीजिए वेट बढ़ेगा उस हिसाब से। ये बिल्कुल आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो आप कभी भी किसी व्यक्ति को देखेंगे तो स्टडी में कहेंगे कि मैंने ये स्टडी फाइंड की है, कि हालांकि मैंने सब पे नहीं की लेकिन जितनों पे की उतने पे है, और मैं इस ग्राफ को देख के बता सकता हूँ कि कितना भी वेट बढ़ जाए हाइट उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगी, क्योंकि ये ग्राफ ये बात कह रहा है। तो डेटा लिया, पहले दिमाग में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया, फिर उसको इस तरह इसको आया और इस तरीके से उसकी प्रिडिक्शन कर दी या फोरकास्ट कर दी, ऐसी चीज़ें बेसिकली स्टैटिस्टिकल जो आपने एक एप्लीकेशन इसकी लगाई। तो ये तो मैंने बस केवल एक एप्लीकेशन बताई कि कैसे आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम आई और उसको आपने सॉल्व करने के लिए कोई एसेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है कि भाई जैसे खाने की और रहने की, इस तरीके को लेकर कि जितने लोग जो है मर रहे हैं उनमें से खाने को लेकर कितने मर रहे हैं, मुझे चिंता है कि मेरे जो है बुखार से मरने के कितने चांसेस हैं। तो आप देखेंगे तो इस तरीके के आप जो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उनका एक कलेक्टेड डेटा इकट्ठा करते हैं, तो स्टैटिस्टिकल टूल लगाते हैं, तो उनमें इन फंक्शन का तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। ये तो मैंने एक बताया, इसके अलावा फिजिक्स में और अलग कैलकुलेशंस में, कैलकुलस में, डिफरेंशियल में बहुत जगह इसका जो है यूज़ है, आप उसको डायरेक्ट देख सकते हैं। तो हम बात ये कर रहे थे कि हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू आई जो उस पर हम नहीं देख पा रहे ग्राफ पे, बहुत आगे जाके आएगी। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए न्यूमेरिकल मेथड यूज़ कर लेते हैं कि भाई हम क्वेश्चन देखा
और उस क्वेश्चन को देख के कुछ अपनी कैलकुलेशंस की और बता दिया कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं है, ग्राफ में ज़रूरत ही ना पड़े। तो इस तरीके का एक और मेथड मैं आपको समझाता हूँ। तो आपको समझ में आया अच्छा, अब ये डिसकंटिन्यूसी अगर इसी डेटा में डिसकंटिन्यूस होता तो क्या होता, अगर ये सपोज ऐसे जाता तो हम कहते नहीं, ये जो बिहेवियर मैं कह रहा था वेट का और हाइट का, इसमें गड़बड़ है कहीं, तो इसको फिर हम स्टडी करते हैं, ठीक है। और अगर ये बिहेवियर ऐसा है जो पहले किसी ने स्टडी किया हुआ है तो उस फंक्शन की स्टडी इजी हो जाती है टेस्ट लगा करके। अगर डेटा ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है जो पहले से कभी एक्नॉलेज ही नहीं है, कुछ अजीब सा मतलब नया बिल्कुल, तो आप फिर उसकी स्टडी करेंगे और ये बताएंगे कि इस फंक्शन को ऐसे स्टडी किया जा सकता है। तो ये अलग अलग तरह के डेटा पे ही डिपेंड करता है बेसिकली, सब कुछ रियल लाइफ से एग्जिस्ट है। कभी कभी इतना ज़्यादा टाइम लगता है कैलकुलेशंस में उसमें कि हम ये भूल जाते हैं कि हमने शुरू कहाँ से करा था और जाना कहाँ है, तो हमको लगता है ये कैलकुलेशन ही ज़िंदगी है। ऐसा नहीं है, आपको समझना है कि प्रॉब्लम कहाँ है और सॉल्यूशन कहाँ है। और सॉल्यूशन को ढूंढते 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 आपको इतनी मेहनत 12 साल तक पढ़ाया जाता है, 14-15 साल तक पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो इस तरीके की प्रॉब्लम है जिनको स्टडी करने के लिए कुछ पहले से नॉलेज चाहिए जो आपको हर बार यूज़ होगी, तो वो पहले ही सिखाई जाती है, इसलिए आपको 12-12, 14-14 साल तक पढ़ाया जाता है ना। छोटी प्रॉब्लम आप पैदा होते मतलब 14-15 साल में इजीली 1 साल का कोर्स करके सीख सकते हैं। तो इन सब के ऊपर ना कि भाई कोई ग्रेजुएशन कर रहा है इंजीनियरिंग जो है 3-4 साल की जो है, उससे पहले 12वीं तक पढ़ा है, तो वो एक्चुअली वो 4 साल की इंजीनियरिंग नहीं है, उससे पहले जो प्री रिक्विजिट है जो सबको दिए हैं वो भी सिखाए गए हैं। तो एक इंजीनियर बनाने के लिए आप लाइफ से जुड़ेंगे तो पहली क्लास से लेकर 15 साल लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अब कोई और करेगा तो वो तुरंत काम कर लेगा। तो अगर किसी ने सीखा है सही मायने में, डिग्री जिसने ली है, तो वो सब काम अगर वो फिर से करेगा ना तो उसको 15 नहीं तो अगर वो रेगुलर करे घंटे के हिसाब से आप देखें तो उसके और उसके घंटे ऑलमोस्ट बराबर ही पड़ेंगे। कि आप जैसे एक बच्चा स्कूल में 4 घंटे जा रहा है, 1 घंटे मैथ का पीरियड ले रहा है, तो एक आदमी बैठ करके 20-22 साल में वो सब शुरू से स्टार्ट करे बिल्कुल अनपढ़ आदमी को, तो उतना टाइम उसको भी लगेगा। तो आप जब भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। इसलिए जो लोग जिनमें वो एबिलिटी होती है वो हम अपने सब्जेक्ट के थ्रू उसको पहले दे करके वो टाइम बचा लेते हैं। तो ये जो आपके दिमाग में प्रॉब्लम्स आती हैं ये सब कहाँ से शुरू हैं और कहाँ जाना है, ये बहुत ज़रूरी है। आज का ये एजुकेशन की बहुत बड़ी मतलब जो दिखाई दे रही है कि लोगों को पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, वो उसी कैलकुलेशन को लाइफ समझ के और ज़िंदगी और उसी में गुजार देते हैं, और उनको लगता है जिसको कैलकुलेशन नहीं आती वो बिल्कुल अनपढ़ है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। एम सबका प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कोई कैसे भी करता है, हम ऐसे करते हैं, वो बिना इसके कर देते हैं, कुछ लोग अपने इंट्यूशन से कर देते हैं, लेकिन एम क्या है, आप अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं, उसमें जो दिक्कतें आती हैं उसको सॉल्व करते हैं, एंड कंटिन्यूटी इज ओनली वन ऑफ देम। ये सब उसकी एप्लीकेशन है। अब डिसकंटिन्यूस होगा तो आप इसको सीधे सीधे बात नहीं कर पाएंगे कि हाइट और वेट का रिलेशन है कि नहीं है, फिर आप कोई और बात सोचेंगे, अपनी बात को छोड़ देंगे, तो कोई और आएगा तो हो सकता है वो उसको सॉल्व करे। तो ये सब क्या है, इसको करते हैं। जब ऐसी वैल्यू हमारे पास आ जाती है जो ग्राफ पे अवेलेबल नहीं होती है तो हम न्यूमेरिकल मेथड बनाते हैं, ठीक है। मैं एक दो क्वेश्चन आपको उसके करा देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कैसे। इसके एक दो मेथड बुक में भी दिए हैं, एक तो ग्राफ ही हो गया, ठीक है, लेकिन ग्राफ हर वैल्यू के लिए नहीं पॉसिबल होता है। तो क्या करते हैं, एक एफ एक्स, ठीक है, उसको चेक कर लेते हैं, लिमिट ऐसे करके लिखा मिलेगा एक्स अप्रोचेस टू सी, इसको एफ एक्स में पुट करा तो ये एफ सी आ गया, ठीक है। एक दूसरा मेथड जनरली जो और स्प्लिट कर देते हैं वो ऐसे लिखेंगे, इसको एक्स अप्रोचेस टू सी प्लस, और इसको चेक करेंगे लिमिट ये फंक्शन पे, और एक्स अप्रोचेस टू सी माइनस पे, और फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पे। ये आपको लिखे हुए किताबों में मिलेंगे, ठीक है, आप इनको पढ़ना, ठीक है। ये सब कंटिन्यूटी चेक करने के तरीके हैं हमारे पास। ग्राफ से भी कर सकते हैं, न्यूमेरिकल मेथड से भी कर सकते हैं, अन्य मेथड से भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, एक बना बनाया फंक्शन हमको किसी ने दिया और उसकी कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं, ठीक है। एफ एक्स हमको दिया है, ठीक है, एफ एक्स बराबर दिया है एक्स, सिंपल सा एफ एक्स बराबर एक्स दिया है। आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे करके कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं पहले पढ़ा होगा शायद, तो अब वही वाली बात है कि अब जब ये मैं पहले पढ़ाऊंगा तो उतना टाइम फिर से लगेगा। तो जो भी कुछ सिखाया जाता है वो इसलिए सिखाया जाता है कि आगे टाइम कम लगे, टाइम लगना ही लगना है। आप अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो उतना टाइम लगेगा ही लगेगा। कहने का मतलब ये है कि
ये जो चल रहा है कि भाई 14 साल 15 साल पढ़ के कोई बच्चा निकलता है जब डिग्री लेकर के, तो उसको आप ये नहीं कर सकते कि इसे कुछ नहीं आता। अगर उसने सीखा है तो उसने क्यों सीखा है, ये सवाल उठता है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि मैं स्कूल क्यों जाऊँ या मैं स्कूल कॉलेज क्यों जाऊँ। तो ये सवाल आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और पहले से कुछ मेथड दिए हो उनके अकॉर्डिंग करनी है, तो मैं वहाँ जाके वो सीख सकता हूँ। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज बड़ा ये क्वेश्चन है कि स्कूल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, कॉलेज होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो स्कूल कॉलेज जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और जो बिना जाए कर रहे हैं। तो ये सवाल उठता है कि इतने 15 साल इन्होंने वेस्ट क्यों करे। ये काम तो वो 14-15 से ही शुरू कर लेते तो ये टाइम भी बचता और सारा पैसा भी बचता। तो ये सवाल है कि आप जो सीख रहे हैं क्या आप वाकई में उसको सॉल्व भी कर पा रहे हैं या ऐसी मतलब बस टाइम। तो एक्चुअल अपना गोल समझिए एजुकेशन का, मैथमेटिक्स का, सबका, कि प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए और बेसिकली रियल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। इतने सब बातचीत का यही उद्देश्य है। आप जो कर रहे हैं उसका क्या आपकी लाइफ में यूज़ है, ठीक है। नहीं है तो उसको ढूंढिए और नहीं मिलता है तो छोड़ दीजिए, फिर जब मिल जाए तब करना। तो यूज़ बहुत ज़रूरी है, बजाय कि आप लेके चले जाएं कि भाई मुझे ये काम दो वो काम दो, पता ही नहीं कर मैं क्या सकता हूँ। तो आपने क्या सीखा आपको पता होना चाहिए, कहाँ इम्प्लीमेंट होता है ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास ये f(x) बराबर x है। तो इसमें क्या करें, ग्राफ अगर हमको बनाना है x और y, x की वैल्यू 1 ले ली तो y की वैल्यू भी 1 आ गई, ठीक है। यहाँ 1 ली तो यहाँ 1 आ गया, 2 ली तो 2 आ गई, 3 ली तो 3 आ गई। इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा। इसको बनाएंगे तो 1 2 3 और 1 2 3, ये रफ है बिल्कुल, ठीक है। इसमें स्केल वगैरह का कोई ध्यान नहीं दिया है मैंने बोर्ड और इसकी वजह से। आप बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बनाएंगे। x की वैल्यू 1 तो y की भी 1, ये पॉइंट आ गया। x की 2 y की 2, ये पॉइंट आ गया। 3 3 ये पॉइंट है तो 4 4, ये ऐसे जब लाइन ड्रॉ करेंगे आप इसको, ये ऐसे जाएगी। तो इस ग्राफ को जब आप देखेंगे और इस ग्राफ को मैं कहता हूँ कि चेक whether it is continuous or not continuous at x equals to suppose 3, at x equals 3 भी छोड़ दो, 1000 पे देखते हैं जो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो 1000 पे आपकी इसकी कंटिन्यूटी पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कंटिन्यूटी का, इसकी बदल देते हैं हेडिंग। हम आ गए हैं, इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है हमारा, हम 5.2 पे आ गए हैं, ठीक है। 5.2 विच इज कंटिन्यूटी। इंट्रोडक्शन काफ़ी हो गया और बाकी आप अपनी बुक में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे वन वे बताना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। आप बुक से पढ़िए, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, पूछ सकते हैं। बुक में हर एक फंक्शन ना अलग अलग दिया है। ये तो मैंने एक बताया केवल, लॉगरिथमिक, मॉड वाला फंक्शन सबको दिया है। उनकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी है, कंटिन्यूस होता है कि नहीं है, बहुत बहुत काफ़ी थ्योरी है इस चैप्टर से पहले, ठीक है। और पॉइंट किस पॉइंट पर कंटिन्यूस होता है कि नहीं, अगर उस पॉइंट को हटा दें तो बचा हुआ फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। डोमेन में से वो पॉइंट निकाल दें तो बचा हुआ फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। डोमेन में वो पॉइंट शामिल कर लें तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इनकी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन है तो आप अगर उनका सम निकालेंगे तो वो भी कंटिन्यूस आएगा कि नहीं आएगा, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कंटिन्यूस आएगा कि नहीं आएगा। साइन एक्स की कंटिन्यूटी, टेन एक्स की कंटिन्यूटी, ये सब दिया है, ग्राफ से भी दिखाई है और न्यूमेरिकली प्रूफ भी किया है। न्यूमेरिकली या जो भी आप जिसको कह रहे हैं उसका प्रूफ भी है पूरा, ठीक है। तो ये उसको पढ़िए। इसके बाद हम कुछ एक क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे कंटिन्यूटी के जितने संभव हैं। तो 5.2 विच इज कंटिन्यूटी, f(x) बराबर x है और चेक कहा है कि चेक कंटिन्यूटी, ठीक है। चेक कंटिन्यूटी ऐसे करके इसमें लिखा जाएगा, x इक्वल्स टू 1 है। अब आप इसमें 1000 x की वैल्यू जाएंगे, फिर देखेंगे उस पर पहुंचे। सपोज ये 1000 है, बाई चांस ले लो इसको 1000, ठीक है। या 1000 यहाँ करेंगे, 3 पे चेक कर लो, 3 ये रहा। अब जब आप 3 पे आपने ये पॉइंट रखा ना, ये पॉइंट x इक्वल्स टू 3 पे, अब आप ये देखेंगे कि इस पर कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब ये है कि थोड़ा सा मैं इसके लेफ्ट में देख लूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं इससे राइट में देख लूँ स्लाइटली, मतलब
1000 से थोड़ा सा माइनस और 1000 में थोड़ा सा प्लस। अगर मैं ये देख लूँ तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये इस पॉइंट पर कंटिन्यूस है कि नहीं है, क्योंकि अगर ये कंटिन्यूस नहीं होगा, बहुत छोटा बिल्कुल मतलब 0.0000001 बढ़ाएंगे आप इसमें प्लस करेंगे तो, और माइनस भी उतना ही करेंगे तो स्लाइटली जस्ट कि इस पॉइंट के थोड़ा आगे पीछे देख लिया, अगर वो कंटिन्यूस है तो हम कह देंगे भाई ये कंटिन्यूस है, अगर नहीं है तो हम कहेंगे कि भाई ये कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, और इसी चीज़ को न्यूमेरिकली कैसे चेक करते हैं, ये थोड़ा जो थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तो ये क्या होता है लिमिट, यहाँ पे आप लिखते हैं इसको, ठीक है। लिमिट का मतलब क्या होता है कि उसको अप्रोच कर रहा है वो, ठीक है, उसको लिखा मैंने x अप्रोचेस टू 1000 पे चेक करना चाहता हूँ तो 1000 प्लस कर दिया, ठीक है, थोड़ी सी आगे जा रहा हूँ तो वहाँ पे फंक्शन, उस फंक्शन पे चेक कर रहा हूँ तो इसको बोलते हैं, ये मैंने पूरी जो वर्डिंग लिखी लिमिट, उसके बाद fx, उसके बाद x अप्रोचेस टू, ये सिंबल ऐसे बनता है, ठीक है, ये s नहीं है, दिस इज अप्रोचेस टू 1000 प्लस, ठीक है। ये जो सब कुछ लिखा है ये एक फॉर्मेट है, ऐसे लिखते हैं, और पढ़ना कैसे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1000 प्लस fx, मतलब उससे थोड़ी सी आगे उस फंक्शन को हम चेक कर रहे हैं सिर्फ, और इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, शॉर्ट में बोलते हैं RHL, प्लस में RHL, राइट हैंड लिमिट। एक होती है जो थोड़ा सा आप लेफ्ट में चेक करें, लिमिट x अप्रोचेस टू, अब जैसे ये प्लस में था तो वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, स्लाइटली माइनस लग गया इसके ऊपर, और वहाँ पे फंक्शन कौन सा है, हम ये वाला अपना फंक्शन चेक कर रहे हैं, तो ये होती है LHL, ठीक है, दिस इज LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, वो स्लाइटली जो आप लेफ्ट में चेक करेंगे वो LHL हो गई, और एक आप उस पॉइंट पे भी चेक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1000, ये डायरेक्ट 1000 आ जाता है, ये ऑलमोस्ट इक्वल सा ही होता है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें चेंज होता है क्योंकि ग्राफ है तो बिल्कुल उस पॉइंट पे नहीं, उसको अप्रोच करता है वो, ठीक है। अब ये तीन वैल्यू जो मैंने लिखी वही मैंने ग्राफ पे बोली कि अगर मुझे किसी पॉइंट की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो मैं उससे थोड़ा सा लेफ्ट देख लूँ, थोड़ा सा राइट देख लूँ, और अगर वो तीनों सेम का मतलब यही है कि तीनों वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आए क्योंकि अप्रोच कर रही हैं तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस हो जाएगा, और अगर ये वैल्यू डिफरेंट आएगी तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस नहीं है। डिफरेंट आने का मतलब क्या है कि अगर ये ऐसे हटा दिया हमने तो आप जैसे थोड़ा सा x इधर गए तो आपको कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगी y की एग्जिस्ट, या ये कुछ भी होगी लेकिन ये नहीं होगी जो इस ग्राफ पे आनी चाहिए, तो आप समझ जाएंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस है। तो ये न्यूमेरिकल मेथड है जिससे आप कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक करते हैं, और मैं पूरी एक्सरसाइज में यही यूज़ करता हूँ, ठीक है, और इससे आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। एक ये ग्राफ हो गया, एक अब इस क्वेश्चन इस फॉर्मेट को समझते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को आगे करेंगे। अब इसमें क्या है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। लिमिट f(x), सबसे पहले तो f(x) लिख दो, कौन सा है हमारे पास, लिमिट ये एज इट इज जिसमें कोई चेंज ही नहीं होता है उसको ऐसा का ऐसा ही उतार लेते हैं प्लस, और f(x) की जगह पे x आ गया क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, x है। सिमिलरली इधर क्या हो गया, लिमिट x अप्रोचेस टू ये 1000 माइनस, और ये f(x) की जगह पे क्या आ गया, x आ गया, और इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, ये तो डायरेक्ट लिमिट x अप्रोचेस टू 1000 और ये भी x आ गया, तीनों जगह पे आपने फंक्शन दे दिए एक ही जैसे फंक्शन है, क्यों, क्योंकि इसने फंक्शन अलग अलग डिफाइन नहीं करे हैं। कभी कभी क्या होता है, ये बोलेगा आपको कि x की वैल्यू लेस देन 1000, ठीक है, तो आप फंक्शन लेंगे x² ऐसे करके, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 1000 तो आप लेंगे mod x। तो इस केस में आप ये वैल्यूज अलग अलग लेते हैं जो वो कहता है। अभी इसने कुछ नहीं कहा है, सबके लिए एक ही दी है, तो हमने तीनों पे एक ही वैल्यूज ले लिया। अगर लेकिन इस वैल्यूज में वो चेंज करता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, हम उस वैल्यू में भी अपनी जो फंक्शंस लेंगे वो चेंज कर लेंगे। अभी सब पूरे ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर भी लिखा हुआ मिल सकता है, इस तरीके की लाइनें मिलेंगी, ये बताती हैं कि आप इसमें क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं, इंटरवल जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, अब ये देखिए, ये 1000 प्लस है, ठीक है, और ये 1000 माइनस है, आपको x में वैल्यू पुट करनी है, तो आप क्या करेंगे कि कुछ थोड़ा सा प्लस करना है, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं 0 बोल देता हूँ। थोड़ा सा क्या बोला मैंने कि आप एक तो इसकी जगह
ये हो गया x की जगह पे क्या हो गया 1000, और ये जो थोड़ा सा प्लस है ना इसकी जगह मैंने h लिख दिया, और h क्या कह दिया, ये h ऐसा है जो थोड़ा सा है, बिल्कुल जो 0 के बराबर है, अप्रोच कर रहा है 0 को, सॉरी, बराबर होगा तो ये फिर 1000 ही हो जाएगा। थोड़ा सा प्लस कर दिया, मतलब इतना प्लस करा है बिल्कुल 0 को अप्रोच ही कर रहा है। तो ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई इससे हमारी, ये x की वैल्यू हम पुट कर पाएंगे और ये वैल्यू फाइंड कर पाएंगे थोड़ी सी ज़्यादा वाली। तो 1000 में थोड़ा सा ज़्यादा h जोड़ दिया जो कि h 0 के अप्रोच करेगा। इसी तरीके से यहाँ पे फॉलो करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे भी ये x की जगह पुट कर दिया 1000, और जो माइनस है उसके आगे h लगा दिया, क्योंकि 1000 माइनस लिखेंगे तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो माइनस के आगे h लगा दिया और h को अप्रोच कर देंगे आप 0 पे, ठीक है। और इसमें तो डायरेक्ट ही पुट कर देंगे, ये तो 1000 आ गया, 1 2 3 आंसर ही आ गया, इसकी जगह x आ गया, क्योंकि इसमें ना थोड़ा प्लस है ना माइनस है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट इसकी जगह 1000। अब क्या करेंगे, h जो थोड़ा सा अप्रोच 0 को कर रहा है इसको इसमें पुट कर देंगे। तो ये क्या हो गया, h अप्रोच, इसमें h की 0 पुट करी तो ये 1000 प्लस 0 हो गया, और ये 1000 माइनस 0 हो गया, और ये तो पहले से है ही 1000। ये हमारे पास आ गया 1000, और ये भी आ गया 1000, और ये भी आ गया 1000, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यूज इक्वल हैं। इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा सा आगे जाइए, थोड़ा सा पीछे जाइए, तो इसमें कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं है, वो ऑलमोस्ट उसी पॉइंट की तरह। इट मीन्स द गिवन LHL ऐसे लिखेंगे इक्वल टू RHL, ठीक है, और इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू, कहाँ पे आपने चेक करिए 1000, और वो फंक्शन, यानी कि लिमिट एट द पॉइंट, ठीक है, और सो द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं कोई भी क्वेश्चन हो। ग्राफ भी बना सकते हैं, लेकिन जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती है, कॉन्सेप्ट के बाद ये न्यूमेरिकल मेथड चल जाता है। अब इसमें बात हुई कि ये वाला फंक्शन इस पॉइंट पे तो कंटिन्यूअस पता कर लिया हमने, अब हम चाह रहे हैं कि ये पूरी जितने भी रियल नंबर्स हैं, ठीक है, ओवर x बिलोंग टू रियल नंबर, पूरे फंक्शन पे बताइए। तो इसको बोलते हैं फंक्शन की कंटिन्यूटी, ठीक है। और इसके लिए जरूरी है कि इसके डोमेन, यानी कि x की जो जो वैल्यूज आप ले सकते हैं, ठीक है, वो सारी वैल्यूज पे ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आप जनरल फॉर्म करते हैं कि x, इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए c मान लिया हमने, ठीक है। इसको भी समझ लो, इसको और अच्छे से करते हैं, ये भी मिटा देता हूँ ग्राफ, ठीक है। x हमारे पास फंक्शन है f(x) बराबर है x के। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं पूरी रियल नंबर पे इसको, वेयर x बिलोंग टू रियल नंबर, इस तरीके से दिया है जो भी। तो अगर सब पे चेक करना है तो आपको c पे चेक करना पड़ेगा। लेट c बी एनी पॉइंट विच c बिलोंग टू रियल नंबर, मतलब ऐसा एक पॉइंट जो ये गिवन है उनमें से एक पॉइंट उठा लिया, कोई भी एक पॉइंट। अगर आप पूरा फंक्शन पूरा चेक करना चाहते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, और फंक्शन कंटिन्यूअस होने का मतलब ये है कि वो सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस हो, तो सारे पॉइंट्स की जगह हमने एक c मान लिया, जो कोई भी एक पॉइंट है उन सारे, ये लेट c बी एनी पॉइंट, आर्बिट्रेरी भी लिख सकते हैं, पॉइंट वेयर c बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। इस तरीके से वो इसमें से ले लिया जो उन्होंने दिया है। अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट, हम चेक करेंगे अपनी राइट हैंड लिमिट, और हम चेक करेंगे अपनी लिमिट उस पॉइंट पे x अप्रोचेस टू c पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे f(x) लिखेंगे। तो ये क्लियर क्या हो गया कि अब हम c पे चेक करेंगे। ये हमने खुद c लिया है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो कोई पॉइंट वो नहीं देंगे, एक पॉइंट आर्बिट्रेरी हम ले लेते हैं c उन्हीं इस इंटरवल में से जिस पे हम चेक करते हैं। अब c एक लिया है तो वो कोई भी एक हो सकता है, वो सब पे चेक कर देगा। तो x अप्रोचेस टू c कर रहा है और फंक्शन ये वाला हम चेक कर रहे हैं। अब उससे थोड़ा सा लेफ्ट में, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस f(x) और लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस f(x) और लिमिट x अप्रोचेस टू f(x) तो है। अब इसे फंक्शन ले लो अगले स्टेप में, लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस x हो गया, ये बराबर लगाए लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस, ये भी x हो गया, और लिमिट x अप्रोचेस टू c, और ये भी x हो गया। अब हमको वही वैल्यूज पुट करनी है, थोड़ा सा प्लस है थोड़ा सा माइनस है, तो इसको h का यूज कर लेते हैं।
कि भाई लिमिट हमारी इसकी जगह तो हमने लिख दिया c माइनस एच, ये पुट कर दिया और h अप्रोचेस कर दिया 0। इसमें हो गया लिमिट h अप्रोचेस 0 कर दिया और इसको कर दिया c प्लस एच, और ये तो डायरेक्ट ही c हो गया। अब h की जगह 0 पुट करा तो c माइनस 0, ये c प्लस 0 और ये c, तो ये c, ये भी c और ये भी c। इट मीन्स LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c f x, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो ये क्या हुआ कि एक पॉइंट पे अगर आपको फंक्शन पूछ रहा है तो उस पॉइंट पर कर लीजिए, वो पॉइंट ग्राफ पे नहीं मिलता है तो न्यूमेरिकल मेथड से बता दीजिए, ग्राफ पे दिखता है तो ग्राफ बना के दिखा दीजिए, उस पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। रूल ये कहता है जो बुक में दिया है कि आप पेन को अगर बिना उठाए उस पर चला सकते हैं उस पॉइंट के अराउंड, तो इसका मतलब क्या है, वो कंटिन्यूअस है। अगर नहीं चला सकते वो डिसकंटिन्यूअस है। ग्राफ में ऐसा चेक कर सकते हैं। न्यूमेरिकल मेथड में बोलता है कि तीनों अगर लिमिट उसकी इक्वल आती हैं तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा, और जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हैं वही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके के बुक में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप उन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। उनमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, और अदर वो भी रेफर कर सकते हैं चीज़ें। और बाकी डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जिनमें जैसे अगर एक हमने ये कर ही लिया LHL RHL और लिमिट एट पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, एक छोटा क्वेश्चन और देख लेते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी। fx बराबर, इसमें बुक में बहुत मिलेंगे, लॉगरिथमिक, इनवर्स विनवर्स सब मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा इजी एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 5x स्क्वायर, ठीक है, 5x प्लस 3 है, इस तरीके का कोई फंक्शन दिया है, बोला है कि x इक्वल्स टू 10 पे इसकी कंटिन्यूटी बताइए। कभी ऐसा भी होता है, दो फंक्शन ले लेते हैं हम, एक क्वेश्चन ऐसा भी ले सकते हैं, अगर हम वही ले लें तो पहले इसी को कर लेते हैं 5x प्लस 3, शॉर्ट में मैं कर देता हूँ x इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे आप LHL लेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एट x इक्वल्स टू 10 के लिए आप चेक कर रहे हैं, यहाँ लेंगे RHL, ठीक है, और यहाँ लेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 10, और ये हो गया fx, ठीक है, और ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 10 माइनस fx, और ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 10 प्लस fx, और ये लिमिट x अप्रोचेस टू 10 fx। तीनों वैल्यूज ले लेंगे जब आप, तो आप वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, fx की जगह सब में 5x प्लस 3 5x। अब यही मैं कह रहा हूँ, अगर यहाँ दो फंक्शन दिए होते जिनमें एक 10 से बड़ा और एक 10 से छोटा होता, तो आप क्या करते, बड़े वाले के लिए बड़ा फंक्शन लेते, छोटे वाले के लिए छोटा। जैसे एक और क्वेश्चन मैं करा दूंगा जिसमें वो समझ में आ जाएगा। तो लिमिट 10 माइनस, ये से पुट करनी है, पहले तो फंक्शन लिख लीजिए, फंक्शन ही नहीं पता है, तो 10 माइनस के लिए क्या बोला है, ये है 5x प्लस 3, तो आप इसको पुट कर लीजिए 5x प्लस 3, इसमें भी वही आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 10 प्लस 5x प्लस 3 और लिमिट x प्लस 3, ठीक है। अब ये माइनस का जो छोटा माइनस है उसका पंगा हटाने के लिए आप h अप्रोचेस टू 0 कर दीजिए और 10 में से h माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 हो गया, और सब जगह पे x की जगह 10 माइनस h हो गया, 10 माइनस h प्लस 3। इसमें भी ऐसे हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 हो गया, और इसमें 10 प्लस h हो जाएगा, 10 प्लस h प्लस 3, और इसमें तो डायरेक्ट 10 पुट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, h की जगह 0 पुट करा तो 5, 10 माइनस 0 प्लस 3, तो ये कितना हो गया, 10 में से 0 हो गया तो 10 बचा, 53 हो गया डायरेक्ट। इसमें भी ये हो गया 5 इंटू 10 प्लस 0 प्लस 3, तो 10 प्लस 0 करेंगे तो 10 आएगा, 10 में 50 गुणा करेंगे 50, और ये भी 53, और ये 10 में 50 और ये 53। इसका मतलब ये गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूड एट x इक्वल्स टू 10। और अगर सारी वैल्यूज के लिए चेक करना है तो आप सी लेंगे, कोई भी फंक्शन जिनके लिए, सारे नेचुरल नंबर के लिए तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कराएंगे, रियल नंबर के लिए तो रियल नंबर से बिलोंग कराएंगे। ध्यान ये रखेंगे कि जो आप वैल्यूज ले रहे हैं उनके ऑपरेशंस कैसे होते हैं। जैसे आप नेचुरल नंबर लेंगे तो उसमें ध्यान ये रखेंगे कि नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो आपका फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट आ सकता है, ठीक है। कभी कभी एक, हाँ, ये सॉल्व करते करते मेन जो बात है वो आपको याद कर बता देता हूँ मैं। जब भी आप ये वैल्यू पुट करेंगे ना h की या कोई भी फंक्शन की, तो बस बट्टे में 0 नहीं आना चाहिए, ये रूल और है, ठीक है। ये अगर आ गया तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इससे बचने के लिए आप बहुत सारे तरीके ट्राई करेंगे,
ठीक है, ऊपर रैशनलाइजेशन करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, और तमाम सारी चीज़ें भी इसमें फर्दर कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस में मिलती हैं। ठीक है, वो इसी बेस पे मिलती हैं कि उन सब में क्या होता है, नीचे जीरो आ रहा होता है। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है, अगर इसको अगर हम मिटा दें, साइड में देख लो, 1/x है, ये f(x) बराबर 1/x है। चेक करना है आपको एट x इक्वल टू 0 पे, तो आप लेंगे कि भाई 1/0। आप ऐसे पुट इसको नहीं करेंगे, ये नॉट डिफाइन हो जाता है ऐसे। या कोई और भी क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें बटे में सॉल्व करते हुए आपकी लिमिट पुट करते हुए, जैसे x - 5 है, ठीक है, और आप इसमें 5 पुट कर रहे हैं, तो आप इसमें 5 पुट नहीं कर सकते, ये डिसकंटिन्यूट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, या और बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करें तो बस एक सूत्री कार्यक्रम याद रखिए, वैल्यूज पुट करिए, ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट जो मर्जी चेक कीजिए, लेकिन नीचे जीरो मत लाइए। बस इससे बचने के लिए चाहे ऊपर वही चीज प्लस कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, भाग कर दीजिए, बहुत सारे मेथड आप सीखेंगे, उसमें डाइवर्ट मत होना कि अब नया आ गया। वो सब इसी पर बेस्ड है कि नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, इसीलिए आप उसको फंक्शन को रैशनलाइज करेंगे। जब वो डायरेक्ट पुट करने पे जीरो आएगा ना, तो उससे बचने के लिए आप उसको ऐड, सब्ट्रैक्ट, गुणा, भाग बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, तो वो सब उसको बचने के लिए होते हैं ताकि नीचे जीरो ना आए। अदरवाइज डायरेक्ट आप पुट करिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बुक में क्वेश्चन है उनको ट्राई कर लो। ठीक है, सारे क्वेश्चंस, और बाकी जो डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।